शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हमेशा की तरह एक बार फिर से हम विचार विमर्श कार्यक्रम आप सबके सामने लेकर हाजिर हैं और आप जानते हैं कि विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम मंथन करते हैं और इस मंथन से निकल कर आती हैं जानकारियां और उन जानकारियों का फायदा होता है सीधा आपके खेती किसानी पर और आपकी आर्थिक स्थिति पर। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने देश के तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं खेती से जुड़े हुए जिनको मजबूत करने के लिए और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम में उद्देश्य इसी तरीके से लेके हम आते हैं ताकि आप तक जानकारियां पहुंचे और आप उन जानकारियों का सही समय पर सही तरीके से लाभ उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और आज हम बात करेंगे अपने देश में पैदा होने वाले काले हीरे की। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे काला हीरा क्या है। काला हीरा यानी कि हमारे देश में 80% से ज़्यादा पैदा होने वाला मखाना। ये मखाना कैसे हमारे किसानों की ज़िंदगी को बदल सकता है और कैसे इससे जुड़े हुए जो तमाम सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्रसंस्करण हो, विपणन हो या उत्पादन हो, इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया और बजट में मिथिलांचल के लिए एक सौगात के रूप में निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणाएं करी वो काबिल तारीफ थी। हालांकि बिहार वासियों को इसकी मांग काफ़ी समय से चलती आ रही थी। इस बार सरकार ने इस मांगों को पूरा किया और बिहार के अंदर मखाना बोर्ड गठन करने के लिए ये घोषणा की है। अब बिहार में मखाना बोर्ड गठन होने से बिहार की तस्वीर कितनी बदलती है और मखाना क्षेत्र से जुड़े हुए जो किसान हैं उनके लिए ये क्या सौगात लेकर आएगा, आज विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले मिलवाते हैं उन खास लोगों से जो आप तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर गिरीश कुमार झा जी का। आपका स्वागत है सर। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, हेड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स ICAR से। इसके साथ ही आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव शर्मा जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर राजीव जी। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट एग्रोनॉमी IRI और एक्स हेड रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा बिहार से आप रह चुके हैं। साथ ही आज हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं, उनका भी स्वागत करते हैं डॉक्टर सतीश कुमार यादव जी। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, नोडल ऑफिसर AICRN एंड पोटेंशियल क्रॉप्स पूसा से। तो चर्चा की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में मखाने की 80% खेती बिहार में की जाती है। बता दें कि मखाना एक तरह का जलीय पौधा है। मखाना को काला हीरा भी कहा जाता है। मखाना की खेती या तो जल जमाव वाले क्षेत्र में जिसकी गहराई 4 से 6 फीट हो या फिर खेतों में अन्य फसलों की तरह ही की जाती है। तालाब विधि की बात करें तो ये मखाना की खेती करने की परंपरागत विधि है। इस विधि में बीज को बोने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पहले के साल के तालाब में बचे बीज आगामी वर्ष के लिए बीज का काम करते हैं, जबकि खेती विधि में मखाना के बीज को सीधे खेतों में बोया जाता है या फिर धान की फसल की तरह तैयार पौध की रोपनी नए तालाब में की जाती है। सीधी बुआई की बात करें तो इस विधि में 30 से 90 किलो स्वस्थ मखाना बीज को तालाब में दिसंबर के महीने में हाथों से छिड़कते हैं। बीज को लगाने के 35 से 40 दिन बाद पानी के अंदर बीज का उगना शुरू हो जाता है और फरवरी के अंत या मार्च के शुरू में मखाने का पौधा जल की ऊपरी सतह पर निकल आता है। इस अवस्था में पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 1 मीटर बाय 1 मीटर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पौधों को निकाल दिया जाता है। वहीं रोपाई विधि में स्वस्थ और नवजात पौधों की रोपाई मार्च से अप्रैल के महीने में कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी 1.20 मीटर बाय 1.25 मीटर पर की जाती है। रोपाई के करीब 2 महीने के बाद चमकीले बैंगनी रंग का एकल फूल जहां तहां से निकलना शुरू हो जाता है। फूल निकलने के 35 से 40 दिनों बाद फल पूरी तरह से विकसित और परिपक्व हो जाते हैं। वहीं खेत प्रणाली मखाना की खेती करने की नई विधि है जिसे मखाना अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इस विधि द्वारा मखाना की खेती 1 फीट तक पानी से भरी कृषि भूमि में की जाती है। ये मखाना की खेती की बहुत ही सरल विधि है जिससे एक ही खेत में मखाने के साथ साथ धान और अन्य फसलों को उपजाने का अवसर मिलता है। मखाने के पौधों को सबसे पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है। रोपाई फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक की जा सकती है।
खरपतवार की बात करें तो मखाने के विकास की प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय पौधों का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में शुरुआत में मखाना के खेत से कुछ अंतराल पर खरपतवार को निकालते रहना चाहिए। कीट और रोगों की बात करें तो दूसरी फसलों की तरह ही मखाना की फसल में भी कीट और रोगों का प्रकोप बना रहता है। इसमें मुख्य रूप से एफिड, केसवर्म और जड़ भेदक के प्रकोप का खतरा बना रहता है। केसवर्म और जड़ भेदक का प्रकोप पूरी तरह से विकसित मखाना के पौधों में दिखाई देता है। ऐसे में समय रहते कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मखाना में कीट और रोगों पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। बता दें कि मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इस बात की घोषणा इस बार के बजट में की गई है। ये बोर्ड मखाना किसानों का पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध करवाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा क्या कुछ खासा, लेकिन जमीनी स्तर पर किस तरीके से फायदा होगा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजीव शर्मा जी से। डॉक्टर राजीव शर्मा जी, बड़े दिनों से मिथिलांचल वासियों की मांग थी कि मखाने बोर्ड का गठन किया जाए, और क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी देरी हुई सरकार की तरफ से लोगों की मांग पूरी होने में, और जब ये गठन हो चुका है तो अब क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा बिहार के ज़मीनी स्तर पर जो किसान मखाने की खेती करते हैं, और ये जो मखाना बोर्ड स्थापित किया गया है, कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम देखते हैं आप इसको? ये शुक्ला जी, बहुत बड़ा हमारी भारत सरकार ने निर्णय लिया है। बहुत दिनों से मांग थी बिहार के लोगों की, क्योंकि किसान जो है मखाना पैदा करता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसको दाम नहीं मिलता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि किसान भाई जब मखाना बेचता है तो उसको 200 रुपये किलो के हिसाब से प्रति जो मखाना का दाम मिलता है, और बाजार में पहुंचते पहुंचते 700-800 रुपये किलो मखाना चला जाता है। तो वो बीच का जो गैप है, जो अंतर है, जो किसान ने पाया और जो कंज्यूमर से प्राप्त किया गया लास्ट, उसमें 500-550 का अंतर पैदा हो जाता है। तो वो खत्म करने के लिए भारत सरकार ने ये जो है मखाना बोर्ड स्थापित करने का, उसके माध्यम से कई समस्याओं का हल होगा किसानों के लिए। पहली बात, उनका उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, एरिया मखाना के अंदर बढ़ेगा, उसकी पैदावार बढ़ेगी, किसानों को जो मिलने वाली तकनीक है, आधुनिक तकनीक कि कैसी वैरायटी मिलनी चाहिए, क्या किस टाइम खाद डालना चाहिए, उसका ज्ञान किसानों को घर तक पहुंचेगा। दूसरी बात, प्रोसेसिंग की, मखाना में प्रोसेसिंग करना, मखाना के बीज से उसका लावा बनाना इतना कठिन काम है, इतना स्किल्ड काम है, उसके लिए किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग दे के माध्यम से किसानों को ये बताया जाएगा कि भाई आप मखाना इस प्रोसेसिंग से करोगे तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। उसके बाद जो तीसरा स्तंभ है मखाना की जो मुनाफे में, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर, मखाना के अंदर किसान भाई जो है उधार दुकानदारों को मखाना देते हैं, दुकानदार लोकल जो है सप्लायर उनको देते हैं, फिर दूसरे राज्यों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। उसके जो कड़ी है वो छोटी होगी। अब कड़ी के अंदर 5 आदमी इन्वॉल्व हैं। उसके बोर्ड स्थापित होने से उस कड़ी में कुछ लोगों की कमी हो जाएगी, जिससे किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होने में की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और रही बात जैसे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के लिए जो कुछ कानून हैं उनमें भी बदलाव होगा। एक्सपोर्ट आसानी से कर सकेंगे किसान भाई, लोकल लेवल पर भी एक्सपोर्ट हो सकेगा। और एक्सपोर्ट में जो जैसे पहले बात होती थी भाई एचएस टैग, एचएस टैग क्या है? एक हार्मोनाइज सिस्टम है जिसके माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्देशीय स्तर पर जो है मखाना का जो है मखाना के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर सकेंगे। उस एक्सपोर्ट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान इस जो है मखाना बोर्ड के माध्यम से कम होगा। बिल्कुल, तो ये तमाम फायदे होंगे। कुल मिलाकर कहें कि एक छत के नीचे जो तमाम समस्याएं थी उसका समाधान इस बोर्ड के गठन होने के बाद मिल सकेगा, और किसान भाई उत्पादन को कैसे बढ़ाएं इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्पादन के बाद फसल प्रबंधन किस प्रकार से करें इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद विपणन कैसे करें, प्रसंस्करण कैसे करें, इन तमाम चीज़ों का समावेश इस एक छत के नीचे इस बोर्ड के गठन होने के बाद होगा। लेकिन चिंता का विषय एक रहता हमेशा कि किसान को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता, चाहे वो मखाने की हो चाहे कुछ और हो। रुक करते हैं डॉक्टर गिरीश कुमार झा जी का।
झा जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राजवीर शर्मा जी ने कहा कि 200 रुपये का उसको पड़ता है, लेकिन बाजार में आते आते वो 800 रुपये 1000 रुपये किलो हो जाता है। ये जो गैप है 800 से लेके 200 रुपये के बीच का, ये गैप कहाँ जाता है और किसान भाई डायरेक्ट इसको 800 रुपये तक क्यों नहीं बेच पाते? कहाँ समस्या है और ये बोर्ड गठन होने के बाद इस समस्या को कैसे निस्तारित किया जाएगा? देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि इस बजट में एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा और मेरे हिसाब से ये एक ऐतिहासिक कदम हुआ और इस कदम के लिए सर्वप्रथम मैं वर्तमान सरकार को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा, तमाम बिहार की जनता की तरफ से और ख़ास करके मिथिलांचल की जनता की तरफ से, और मैं अपने तरफ से भी, क्योंकि मैं मिथिलांचल क्षेत्र से आता हूँ। ये बहुत ही, इस कदम का बहुत ही दूरगामी प्रभाव होगा। और जैसा कि अभी राजवीर जी ने बताया कि इस जो बोर्ड होगा इसका काम सर एक स्टेप पे होगा, प्रोडक्शन साइड में भी होगा, जो उत्पादन में भी होगा, प्रसंस्करण में भी होगा, मूल्य संवर्धन में भी होगा और विपणन में। इस सभी क्षेत्रों में अपनी रणनीतियां तैयार करेगी। और कैसे करेगी? जो अभी आपने कहा कि जो मार्केटिंग है, सबसे पहला मार्केटिंग में ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ग्रुप में, जो उसको एक अच्छा क्वांटिटी में हो, जिससे कि आप डिक्टेट कर सकें। और इसके लिए इसमें आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये कहा गया है कि जितने लोग इसमें रहेंगे उसको एफपीओ की तरह, एफपीओ के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से संगठित किया जाएगा। और जब संगठित किया जाएगा तो प्रोड्यूस बढ़ेगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे जब संगठन होगा तो क्या होगा कि मार्केटिंग में आसान होगा, क्योंकि रिम्यूनरेटिव प्राइसेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केटिंग। और मार्केटिंग जब हम बात करते हैं तो हम डोमेस्टिक मार्केट की बात भी करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, भारत में डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा, और ये जो बोर्ड होगा ये इस रिम्यूनरेटिव प्राइस को इंश्योर करने के लिए पहले सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसको भी करेगा। साथ ही इतना ही नहीं, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो क्वालिटी पे ध्यान देता है, तो ये बोर्ड का ये भी एक काम होगा कि वो ये देखेगा कि कैसे इसकी ग्रेडिंग हो, किस स्टैंडर्ड कैसा हो, इस सब चीज़ों का भी फिक्स करेगा। जब ये सब चीज़ें फिक्स होगी तो नेचुरली, और जो एक और बात कह रहे थे राजवीर जी की जो चेन होता है, ये चेन जितना छोटा होगा, फार्मर्स टू प्रोड्यूसर जो हम बोलते हैं कि फार्म टू फॉर्क, इसके बीच जितना चेन छोटा होगा मुनाफा उतना बढ़ेगा। अभी क्या है कि चेन जितना बड़ी होगी, अनडाउटेडली इसमें कोई संशय नहीं है कि मखाना के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे लास्ट 5 साल में काफ़ी निर्देश लिए गए हैं। और एक बहुत अहम मुद्दा है, जैसे कि हम अभी बात करेंगे आगे, कि जीआई ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग भी मिला है। लेकिन रेट में भी अगर आप देखेंगे, जैसे ही हम एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ बढ़े हैं, आप देखेंगे रेट में करीब हम देख सकते हैं कि जो रेट 200-300 हुआ करता था आज 1000-1200 का रेट है। तो रेट में भी मुनाफा हुआ। उसका मेन एक्सेस ये है कि डिफरेंट एरियाज में एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो अगर हम अनटैप्ड पोटेंशियल जो है, जो डिफरेंट मार्केट्स है, उसको अगर हम टैप करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा। पहली बात है, क्वालिटी पे ध्यान देंगे और उस चेन को कम करेंगे, इस सब चीज़ों में। और ये सारी चीज़ें जो है बोर्ड के दायरे में रहेगा। जी, बोर्ड के दायरे में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, एक्सपोर्ट भी हम कर पाएंगे, तमाम निर्देश आपने बताया कि जारी किए गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर अभी भी है कि इतना उत्पादन होने के बावजूद भी किसान भाइयों को उनकी उपज का सही दाम मखाने में क्यों नहीं मिल पाता, जबकि मखाने की इतनी पोटेंशियल है, सुपर फूड के नाम से हम जानते हैं। फिलहाल इस पर लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन डॉक्टर सतीश कुमार यादव जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सतीश कुमार जी, हम काला हीरा कह रहे हैं, सुपर फूड कह रहे हैं, उत्पादन भी हमारी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से अभी बिहार के जो मखाना के किसान हैं आज उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं जिस लेवल पर डेवलपमेंट होना चाहिए था? बिहार जो बोर्ड गठन किया गया है, बिहार से सटे हुए जो तमाम राज्य हैं जहां पर इसका उत्पादन होगा, क्या सिर्फ बिहार को फोकस करके ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, या भारत के पैन इंडिया की अगर हम बात करें, जितने भी मखाना के किसान हैं, उत्पादक हैं, सबको इससे फायदा मिलेगा? जी, इसमें मैं 2-3 बातों की तरफ ध्यान आपका चाहूँगा जी, कि पहले भी देश में बहुत सारी फसलों पर बोर्ड स्थापित किए गए हैं, और अब मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है या होगी, अभी घोषणा हुई है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मखाना केवल बिहार का नहीं है, मखाना खाने की चीज़ है और पूरे राष्ट्र में और बाहर भी इसकी खेती, इसका उत्पादन लगातार हो रहा है जी। लेकिन बिहार की तारीफ इसलिए की जानी चाहिए कि पूरे देश में जितना मखाना उत्पादन होता है उसका 90% केवल बिहार राज्य से आता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, आसाम, पश्चिम बंगाल, इनके जो लो लाइंग एरियाज हैं
जहाँ पर पानी भराव जमाव की स्थिति रहती है वहाँ मखाना की खेती हो सकती है और हो रही है। अब ये कि मखाना बोर्ड की स्थापना के बाद जो चीज़ें हैं वो ठीक से चैनलाइज हो जाएंगी। उससे पहले किसानों ने अपने तालाब में बीज डाल दिया, कुछ रह गया, अगले सीजन में वो फसल तैयार हो गई। लेकिन वैज्ञानिक प्रभाव भी साथ साथ है, सरकार का आशीर्वाद भी साथ साथ है। तो वैज्ञानिक तो उसको एक पद्धति के तहत खेत में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। खेत में कम लागत में कम बीज में ज़्यादा पैदावार होती है। और जो हमारे प्राकृतिक तालाब है जी, उनमें ज़्यादा पानी में मखाना खड़ा रहता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, उसमें से मखाना निकालना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मखाने के पत्तों में और उसके स्टेम में बहुत सारे कांटे होते हैं। तो उनमें बहुत आसानी से हम जो मखाना घर में बैठे खाते हैं सफ़ेद रंग का, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है किसानों की। बिल्कुल। और वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उस मखाने को खेतों से निकाल के हमारी टेबल तक पहुंचाते हैं, उनकी मेहनत भी है। इन सब की मेहनत में सरकार का मखाना बोर्ड बनाना और उसका बीच में इंटरवीन करना, वो इस चीज़ को बहुत तेज़ी से एक्सपेडाइट करेगा, किसानों के आय को भी, मखाना उत्पादन को भी। एक सवाल आपका बीच में था कि भाई इसके किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। देखिए, जो सीमांचल एक जगह है, मिथिलांचल है और कोसी है, ये 3 अलग अलग जगह हैं जिसके अंडर में, जिनके नीचे 6-7 जिले बिहार के आते हैं। बिल्कुल। कोसी को आज तक हम सौरो बिहार कहते आए हैं। मीन्स कि वो एक प्रकार से विनाशकारी नदी के रूप में, जब भी रेनी सीजन आता है, मानसून आते हैं, तो कोसी में इतनी बाढ़ आती है कि आसपास के खेत और गांव और ज़िले भर जाते हैं और उतनी गाद और कीचड़ उनमें आता है कि अगली फसल भी तैयार होने की स्थिति नहीं रहती है। वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है, वहाँ के किसानों ने प्रयास किया है कि बीच में चेक डैम्स बनाकर, बीच में अवरोध पैदा करके उसी कोसी के विनाशकारी रूप को एक बहुत ही, एक प्रकार से आशीर्वाद वाला रूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है साबौर में, वहाँ के वाइस चांसलर के नेतृत्व में डॉक्टर DR सिंह जी हैं, और वहाँ के जो BP सैक भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय है पूर्णिया में, वो सब मिलकर उस कोसीवाड़ी बेल्ट के अंदर लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो मखाना के जो बहुत ही एलिट जर्म प्लाज्म है उसका संग्रहण भी कर रहे हैं, और संग्रहण के साथ साथ जो वैरायटीज विकसित हो रही हैं वो किसानों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें मैं एक जानकारी और दे दूं कि सरकार अपने स्तर पर काम करती है अपने हिसाब से, लेकिन जो आदमी खेत में काम करता है, वह किसान है या एंटरप्रेन्योर है, वो इस दिशा में पहले से ही प्रयासरत हैं। और मिथिलांचल और सीमांचल रीजन के जो किसान हैं, उन्होंने किसान संघ बनाया है, वही भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय के देख रेख में, उनकी मेहनत से, और उन किसान संघ ने मिलकर GI टैग के लिए अप्लाई किया, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। उससे सन 2022 में मखाना को, मिथिलांचल मखाना के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है जी। और वो पहचान मिलने के बाद से मखाना की जो एक अवेयरनेस आई आम जनता के बीच में, वो अवेयरनेस बढ़ी है। तो अवेयरनेस जब बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी आय बढ़ेगी। बिल्कुल। ये सब चीज़ें तो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। और हमारे साथ डॉक्टर गिरीश झा जी हैं जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, वो इसको भली भांति जान पाएंगे और बता पाएंगे जी। उसमें GI टैग के साथ साथ जो साबौर विश्वविद्यालय है जी, उनके ही तत्वाधान में पूर्णिया कॉलेज वाले वैज्ञानिक हर जिले में एक किसान संघ बनाया है। और उस किसान की सबसे खास बात यह है कि सारा का सारा विमेन एम्पावरमेंट है। उसके प्रधान, उप प्रधान, उसके सचिव, सारी की सारी महिलाएं हैं जो उन किसान संघों को हर जिले के स्तर पर हैंडल कर रही हैं जी। और केवल मखाना के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब कोरिलेट होती हैं आपस में, जब इनका सामंजस्य बनता है, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, और आउटपुट निकल के आता है। सतीश कुमार जी, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में जितने भी संस्थान भारत सरकार के हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं और जिन जिन लोगों का आपने जिक्र किया, इन सभी का योगदान शामिल है। और कृषि क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ये सभी कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत से ही है कि इतना रिसर्च होता है और उसके बाद ज़मीनी स्तर पर इसका आउटपुट देखने को मिलता है। आप लोगों की भी हिम्मत को हम सलाम करते हैं और हम कोशिश करते हैं हर बार इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इन तमाम चीज़ों का जो समन्वय निकलकर, जो आउटपुट निकलकर किसानों तक पहुंचे, उसका लाभ ले सके। इसी तरह की जानकारी को हम आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें विचार विमर्श। हम जल्द लौट रहे हैं।
आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और आज हम बात कर रहे हैं कि मखाने की खेती से कैसे बिहार के जो किसान हैं उनकी तस्वीर बदली जाए और मखाने से जुड़े हुए जो तमाम सेक्टर्स हैं उनके लिए आने वाले सालों में कितना बड़ा अपार संभावनाएं लेकर आ रहा है जो तमाम ये बजट में पेश किया गया है। रुक करते हैं एक बार राजीव शर्मा जी का। राजीव शर्मा जी, आप क्योंकि हेड भी रहे रिसर्च सेंटर दरभंगा में और आपने बहुत से बदलाव भी देखे, आपके अंडर में बहुत सारे कीर्तिमान मखाने के क्षेत्र में स्थापित हुए। इसी दौरान मखाना की एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किया गया दरभंगा के अंदर। और अगर इस मॉडल की हम बात करें तो इस मॉडल से मखाने की खेती में क्या डेवलपमेंट हुआ, आगे की किस तरीके से रास्ते इसके लिए खुल गए हैं और अब इस बोर्ड के गठन होने के बाद क्या कुछ कार्य होंगे मखाने को और विस्तार देने के लिए? देखिए, मखाना बिहार में जो पारंपरिक तरीके से मखाना जो है तालाबों में किया जाता था और तालाबों की गहराई जो है 9 फुट 8 फुट होती थी और उसमें जो बीज डाला जाता था, अगर मान लो आपके पास 1 हेक्टेयर का तालाब है तो 80 किलो बीज जो है वो डाला जाता था 1 हेक्टेयर के तालाब में। और क्या होता था कि उसमें जो है फसल करीब 9 महीने में तैयार होती थी। और जब किसान भाई बीज निकालते थे तालाब से तो उनको डुबकी लगा करके, जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाते हैं, इसी तरीके से डुबकी लगा करके बैठ करके पानी में ठंडे पानी में वो मखाना का बीज निकालते थे। और कभी भी अगर मान लो बीज 100 किलो है एक तालाब में तो वो लगभग बेचारे मेहनत करके 3-4 बारी डुबकी लगा करके जो है कम से कम 60-70 किलो ही वो निकाल पाते थे, अगर 100 किलो बीज निकालना है तो पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी बीज पड़ा रह जाता था, सारा बीज उनके हाथ में नहीं लगता था। इसके कारण पैदावार जो है तालाब में जो है करीब 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उनको मिलती थी। उस चीज़ के बदलाव के लिए धीरे धीरे तालाब कम होने लगे। तालाब लोगों को मखाना की जगह मछली में बदलने लग गए धीरे धीरे। तो किसानों ने क्या किया कि भाई मखाना के जो किसान थे उन्होंने सोचा भाई किस तरीके से हम जो है अपनी खेती को कैसे शुरुआत रखें, कैसे चालू रखें, किस रूप में हम किस दिशा में जाएं। तो मखाना अनुसंधान केंद्र ने काफ़ी अनुसंधान किया और मखाना की खेती को खेतों में लेकर आए। खेतों में लेकर के आए तो खेतों में तालाब तो बन नहीं सकते जी, तो खेतों में एक खेती तो हो नहीं सकती जी, तो उसमें 2-2 3-3 खेती करनी पड़ेंगी जी, जिससे उनको आय का साधन भी बना रहे जी। एक तरीके से कहें कि इंटरक्रॉपिंग है ये, नॉट इंटरक्रॉपिंग, ये क्रॉपिंग सिस्टम है फसल प्रणाली जी। इसको फसल प्रणाली के रूप में खेतों में कैसे मखाना उगाया जाए उसका समावेश करके क्रॉपिंग सिस्टम मोड में मखाना की खेती शुरू की। उसमें क्या है कि हम जो है नवंबर दिसंबर के महीने में 500 वर्ग मीटर की जो है एक नर्सरी बनाते हैं जी। उसमें 20 किलो बीज लगता है। देखिए वहां 80 किलो बीज लगता था, यहाँ 20 किलो बीज से हम जो है नर्सरी तैयार करते हैं जी। वो नर्सरी जो है फरवरी के माह में तैयार हो जाती है, उसकी कल्पें निकलती हैं और अप्रैल और मार्च के महीने में आप पूरा 1 हेक्टेयर का खेत तैयार करो, उसमें 1 फीट पानी। देखिए मखाना की खेती बगैर पानी के नहीं की जा सकती, बिल्कुल। और 1 फुट से 1.5 फुट तक पानी जो है खेत में रखना पड़ेगा। तो जो मखाना की पौध हैं वो फरवरी मार्च के महीने में तैयार हो जाती हैं और किसान भाई नर्सरी वहां से उखाड़ते हैं और 1 मीटर से 1 मीटर की दूरी लाइनों में भी होनी चाहिए और पौधे के बीच में भी होनी चाहिए, तो वो रुपाई करते हैं। तो अप्रैल या मार्च के एंड में जो है रुपाई हो गई। उसके बाद धीरे धीरे
फसल तैयार होती है और फसल अगस्त तक तैयार हो जाती है। ये फर्क यहाँ पर क्या है कि एक तो यहाँ से उत्पादन ज़्यादा होता है प्रति हेक्टर, दूसरी बात है हम मनचाही वैरायटी, जैसे हमारे मखाना अनुसंधान केंद्र ने स्वर्ण वैदाई वैरायटी का रिलीज किया जी। दूसरी साबोर से भी साबोर मखाना 1 एक प्रजाति विकसित की गई। तो ये दोनों प्रजातियों ने काफ़ी मतलब युद्ध क्षेत्र पे उत्पादन में बढ़ावत हुई, करीब 26 से 27 क्विंटल पर हेक्टर की पैदावार ये वैरायटी दे रही है। तो वो खेत में जो फसल तालाब में 9 महीने में तैयार होती थी, फसल 5 महीने में होती है। मखाना की खेती हो गई अगस्त में, उसके बाद किसान भाई उसमें वाटर चेस्टनट सिंघाड़ा लगा सकते हैं जी। सिंघाड़ा आपका दिसंबर तक तैयार हो गया। लेट वैरायटी पानी निकालने के बाद उसमें गेहूं की लेट वैरायटी का भी सोइंग की जा सकती है। धान भी लगाया जा सकता है। हाँ, नहीं देखिए, पहले मखाना, फिर सिंघाड़ा, फिर गेहूं। दूसरा फसल प्रणाली है मखाना, धान और गेहूं, और एक और है प्रणाली मखाना वृषम। तो ये 3-4 क्रॉपिंग सिस्टम है, 3-4 फसल प्रणाली है। इनसे किसानों को एक ही खेत में 3 फसल लेने का अवसर मिलता है, उनका उत्पादन बढ़ता है, उनकी पैदावार जो है, जो आय है, इनकम है प्रति हेक्टर, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्रॉपिंग सिस्टम में किसान भाई जो है मखाना की खेती करेंगे तो उनको काफ़ी मुनाफा होगा, काफ़ी पैदावार होगी और समय से खेत उपलब्ध भी हो जाएगा जी। तो ये बहुत बेहतर प्रणाली आपने बताई। इन तीनों प्रणालियों का इस्तेमाल किसान भाई करते हैं तो न केवल मखाने का उत्पादन लेंगे, गेहूं भी कर पाएंगे और चावल का भी उत्पादन आप कर पाएंगे। ऐसी तमाम प्रणालियां हैं, कुछ और प्रणालियों पर जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार झा जी का। डॉक्टर झा जी, अगर हम बात करें जो वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, उसमें एक घोषणा इसकी भी की गई कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी शुरुआत की जाएगी। एक तो ये सेक्टर हो गया, दूसरा मखाना बोर्ड गठन हो गया, और हमने बात करी कि प्रणालियाँ भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों का समावेश मिलाकर अब स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो बिहार में जो मखाने से जुड़े हुए स्टार्टअप्स हैं उनको भी बूम मिल पाएगा। किसानों को कैसे जोड़ा जाएगा उनसे, ताकि उनके लिए एक अलग से बाजार स्थापित किया जा सके? जैसा कि आपने कहा कि बोर्ड की स्थापना की गई है, साथ ही आपने ये भी कहा कि निफ्टेम जो इंस्टीट्यूट है बिल्कुल उसकी स्थापना की गई है। और तो पहला स्टेप जो अभी तक आप डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन साइड में, जब भी तो पहला स्टेप हो गया कि हमने उत्पादन कर लिया। बिल्कुल। उत्पादन के बाद जो दूसरा इसका जो अहम मुद्दा है वो प्रसंस्करण का है, जो हम कहते हैं कि प्रोसेसिंग का है। प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग के बाद जो वैल्यू एडिशन है, जो हम मार्केट को प्रोडक्ट में लेके जाएंगे, और विपणन है, जो मूल्य संवर्धन है और विपणन है। तो आप अभी 2 चीज़ों को साथ में कर रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट होगा, और इसमें तरह तरह के वैल्यू एडिशंस, अभी बहुत सारे वैल्यू एडिशन जो मूल्य संवर्धन हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट पैकेजिंग साइज में मखाना के फ्लेवर्ड, जो मखाना फ्लेवर्ड आ रहे हैं, मखाना पफ्स आ रहे हैं, अब मखाना के पास्ता भी आ रहे हैं, मखाना खीर आ रहा है। तो इस सब चीज़ों में जब कोई भी उद्यमी, जब भी कोई भी स्टार्टअप शुरू करेगा तो उसको प्रोडक्ट डिफरेंट वेरिएशंस चाहिए, प्रोडक्ट से कंज्यूमर्स के डिफरेंट टाइप के डिमांड्स हैं। तो उस तरह के डिमांड्स को मीट करने के लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत है, और ये सब इंस्टीट्यूट्स उस स्टार्टअप को इस सब चीज़ों में प्रशिक्षण दे सकता है। तो ये सारा चीज़ जो है एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री होगा मखाना के ग्रोथ में। जैसा कि जो बोर्ड है, सबसे पहले मैंने बोला कि जब बोर्ड बनेगी तो सबसे पहले आंकड़े की जरूरत होगी, और बोर्ड का पहला काम यही होगा कि वो जो आंकड़े हैं उसका कलेक्ट करे, पब्लिश करे। उतना ही नहीं, बीच बीच में जो है पब्लिश करे कि पीरियोडिकल्स या जर्नल्स या बुक्स इस पे लाए। उसके बाद इकोनॉमिक रिसर्च करे कि कैसे ये फायदेमंद हो, किसानों के वेलफेयर्स के लिए क्या क्या किया जाएगा। ये सब चीज़ों के लिए एक, अब जहाँ की हमने पहले ही बताया कि हमारे जो ICAR की ऑलरेडी वहाँ पे राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी हो रही। इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए अभी भी हमारा ICAR का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट इंजीनियरिंग एंड सीफेट जो लुधियाना में है, वो इसके लिए वैल्यू एडिशंस के लिए प्रोसेसिंग में, मैकेनाइजेशन में काम कर रहा है। लेकिन ये निफ्टम एक अहम होगा, क्योंकि आप उस लोकेशन का भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी किसान वहाँ पे जाता, कोई स्टार्टअप जाता किसी चीज़ की सोचने, तो इससे क्या होगा कि वैल्यू एडिशन से जो है हमेशा आपको प्राइस में इजाफा होगा, और जो इनकम, जो आप आमदनी की बात कर रहे थे, आमदनी में इजाफा होगा। तो इस तरह से ये सारे एक साथ में समन्वय करके चलेंगे।
जी, डॉक्टर सतीश जी का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर सतीश जी, प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी आज भी इतना सब कुछ डेवलप हमने कर लिया, गठन होने के बावजूद भी अगर हम बात करें प्रबंधन, मखाने का प्रबंधन और प्रसंस्करण, क्या एक ये चुनौती है अभी भी, और बोर्ड के गठन होने के बाद क्या इस चुनौती को पार पाने में सफलता मिलेगी? जो मखाना का प्रबंधन या इसका पोस्ट हार्वेस्ट कहें या वैल्यू एडिशन कहें, वो सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, परंतु वर्तमान में स्थिति ये है कि मखाना को एक प्रकार, जैसे आपने उसे ब्लैक डायमंड बोला जी, एक और उसके लिए कहावत है कि वो वाइट गोल्ड भी है। जब वो बन के तैयार होता है तो सफ़ेद होता है और उसके अंदर प्रोटीन रिच होने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट रिच होने की वजह से जी, उसके अंदर इतने सारे मिनरल्स हैं, सुपर फूड है वो। हाँ, सुपर फूड तो कहते ही हैं कि उसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसकी पूर्ति अभी पूरे देश में नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। या यूँ कहे कि मखाना कैसे लगता है या कैसे खाया जाता है, यही देश में अवेयरनेस पिछले एक दशक पहले नहीं थी। बिल्कुल। जब से जीआई टैग मिला तो इन चीज़ों में एक प्रकार की तेज़ी आई है। अब रही बात पोस्ट हार्वेस्ट की ज़रूरत तब पड़ती है जब चीज़ें बहुतायत में उपलब्ध हो। बिल्कुल। और उपलब्ध होने के बाद उसका करें तो करें क्या, तो उसको हम ठीक ठाक करके और वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाते हैं या प्रसंस्करण की तरफ ले जाते हैं। वो सब चीज़ें अपनी जगह काम करेंगी। जैसे ही इसको बूस्ट मिलेगा, मखाना बोर्ड बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें अवतरण में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में आएंगी, बहुत सारी चीज़ों की चीज़ें चैनलाइज होंगी। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मखाना की खेती, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर शर्मा ने, कि ये तालाब में भी होती है, खेतों में भी होती है। तालाब के बनस्पत खेतों में करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा इकोनॉमिक वैल्यू से, कई कारणों से। वो कारण डॉक्टर साहब बता चुके हैं और बाकी सब भी जानते हैं। अब जो आपका सवाल अगर दोबारा पूछें कि क्या था, क्या मखाना बोर्ड इसके प्रसंस्करण के उसमें, तो एक बार उस पर फिर से चर्चा करेंगे। जी, डॉक्टर शर्मा जी का रुख करें। डॉक्टर शर्मा जी, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तब बढ़ेंगे जब हम उत्पादन उतना कर पाएंगे। क्या हम उत्पादन के क्षेत्र में भी पीछे हैं? क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि हम इतना उत्पादन करते हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आपकी इसमें क्या राय है, क्या सही टिप्पणी आपकी होगी इसमें? देखिए, जब हम उत्पादन कर लेते हैं किसान भाई, क्या होता है, मखाना की एक वैसी प्रकृति है, अगर मखाना का बीज आपने अगस्त के महीने में निकाल लिया, उसको साफ सुथरा कर करके उसको तुरंत आपको पानी में रखना है। मखाना का बीज का जर्मिनेशन 3 महीने तक रुकता है। 3 महीने के बाद अगर किसान भाई, कभी कभी क्या होता है, जैसे उन्होंने मखाना की बीज निकाल लिया खेत में से अगस्त सितंबर के अंदर, और अक्टूबर नवंबर तक अगर उन्होंने उसका लावा नहीं बनाया तो वो सारा बीज खराब हो जाएगा जी, जर्मिनेट हो जाएगा दोबारा। और जर्मिनेट होने के बाद ना तो उसका लावा बनेगा, ना उसका जर्मिनेशन होगा, ना उसका कोई खरीदार मिलेगा। तो मखाना के किसानों को मैं ये राय दूंगा कि अगर आपका मखाना का बीज खेत में से अगस्त के महीने में निकला है, सितंबर के महीने में निकला है, तो जल्दी से जल्दी उसको सुखा करके उसका लावा बना करके मार्केट में बेच सकते हैं। कभी कभी किसान भाई दूसरे नए किसान जो हैं बीज भी खरीदते हैं। तो हमारे मखाना अनुसंधान केंद्र से हम बीज बेचते थे किसानों को, लेकिन हमने वो एक नियरेस्ट टाइम फिक्स कर रखा था कि हम जो है नवंबर या अक्टूबर के एंड तक जो है बीज बेचेंगे। उसके बाद जो है बीज किसान अगर अपने घर में भी रखेगा, तालाब में भी रखेगा, तो वो खराब हो जाएगा। ये पहली पोस्ट हार्वेस्ट जो है सावधानी है किसान भाइयों को मखाना निकालने के बाद। दूसरी बात जो है, जब आप मखाना का लावा बनाते हैं, उसमें हमारे लुधियाना के आईसीआर इंस्टीट्यूट सिफिट ने एक पॉपिंग मशीन बनाई है जी। उस मशीन का भी काफ़ी लाभ है। उसका प्रयोग करके भी किसान भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में एकत्रित होकर, क्योंकि एक किसान जो है पॉपिंग मशीन नहीं खरीद सकता, उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकता, गांव स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे या तालुका स्तर पे जो है किसान अपनी एक सोसाइटी बना करके ये मशीन का
आप रख सकते हैं, सभी किसानों के वो काम आ जाएगी। और जो दूसरा मखाना निकालने का तरीका जो पारंपरिक है वो बहुत ही कष्टदायक है। हाथ में मखाना का गर्म बीज रखना पड़ता है, उसको फोड़ना पड़ता है। अगर उस समय तापमान मखाने के बीज का और फोड़ने की जो ताकत है हाथ पर रख करके अगर उनका समावेश नहीं हुआ तो मखाना का जो लावा जो है रसगुल्ले जैसा है वो नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। तो किसानों को जो मार्केट में प्राइस है वो नहीं मिलेगा। एक मखाना किलो जो है 1200 रुपये किलो है, एक 1000 रुपये किलो है, एक 800 रुपये किलो है, एक 500 रुपये किलो है। उस मखाना के बीज में भी अगर उसकी अच्छी तरह ग्रेडिंग नहीं होगी तो अच्छा दाम किसान को नहीं मिलेगा। मखाना का जैसे ही लावा बनता है उसकी किसान भाई को ग्रेडिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल। ग्रेडिंग में भी 3 कैटेगरी हैं, एक थुर्री है, एक मुर्रा है, एक लावा है। ग्रेडिंग के हिसाब से किसानों को मार्केट में प्राइस मिलता है। थुर्री को कोई पसंद नहीं करता। थुर्री का लावा जो है बिल्कुल ही 150-200 रुपये किलो मिलता है और काला होता है और टाइट होता है, खाने में दांत में तकलीफ होती है। और जो लावा ए क्वालिटी का होता है उसका 800 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो तक भी दिल्ली जैसे शहर में मिलता है। जी। तो ये शर्मा सब जी, आपने जो ग्रेडिंग की बात कही, ये 3 जो स्टेप्स आपने बताए ग्रेडिंग के कि 3 तरीके की ग्रेडिंग होती है। इस ग्रेडिंग को किसान भाई पहचाने कैसे और इसके उत्पादन में क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर मैं आपके साथ एक सवाल और पूछूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहे, हम जल्द लौट रहे हैं एक ब्रेक के उस पार। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के शामली के गांव टिटोली। हमारा जो विषय है वो होगा गन्ना उत्पादन और किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ विषय। सर गहरी जुताई काफ़ी फ़ायदा है, जैसे कि मृदा में नमी बनी रहती है, इससे खरपतवार खत्म हो जाते हैं। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई थी, जिसमें 6000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि का भरपूर लाभ मिल रहा और समय पे भेज रहे। हमारे यहाँ 3 सीजन गन्ने के लगभग हैं, एक बसंतकालीन, एक शरदकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। किसानों को एक साल में 3 किस्तों में 4-4 महीने के अंतर पे 2-2 हज़ार रुपये मिलते। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मखाने की खेती से कैसे बिहार की स्थिति को बेहतर किया जाएगा और इससे जुड़े हुए जो किसान हैं तमाम सेक्टर से उनका कैसे विकास होगा आने वाले सालों में, क्योंकि हमने देखा है कि इस बार के बजट में मखाना बोर्ड के गठन होने की घोषणा की गई है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा जी का रुख करें। डॉक्टर शर्मा जी, आपने तमाम चीज़ें का बताया कि ग्रेडिंग और ये सब चीज़ें, अगर हम बीज उपलब्धता की बात करें तो बिहार के या फिर अन्य जो हमारे रीजन है जहाँ पर मखाने की खेती की जा रही है, हमारे पास ये जो ग्रेडिंग करने का तरीका बताया, कोई ऐसा बीज है जो एक ही ग्रेड का सारा मखाना पैदा हो? नहीं, देखिए ऐसा है, आप ये तो संभव नहीं है। अगर किसान भाई खेत में अगर गन्ना लगाएंगे तो सारे गन्ने एक साइज के मिलें आपको हार्वेस्टिंग के टाइम, वो संभव नहीं है। मखाना, जबकि मखाना की खेती होती है तो जब बीज निकलता है, बीज तो सारे एक साइज के होते हैं, लेकिन जब आप बीज से लावा बनाते हैं तो क्या होता है कि कुछ बीज टेम्परेचर जो कह रहा है, मैंने कहा कि पारंपरिक तरीके से जब लावा बनाया जाता है तो उसमें एक समान रूप का लावा नहीं बन पाता है। जो छोटा लावा होता है जिसके ऊपर कवर रहता है, काला काला होता है, आपने देखा होगा अगर मखाना का पैकेट आप बाजार में लेंगे तो कुछ मखाना के जो सफेद होता है उसके ऊपर काली परत होती है, उसको बोले थुर्री। अगर उसमें ज्यादा काला कवर है तो वो थुर्री की कैटेगरी में आता है और उसको दाम कोई भी पसंद नहीं करता कंज्यूमर। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो अलग अलग ग्रेडिंग होती है मखाना की वो मिलती है। सारा का सारा, अगर मान लो आप 100 किलो मखाना का बीज को लावा बनाएंगे तो आप, ये संभव नहीं है कि 100 किलो का 100 किलो लावा, 100 किलो का 100 बीज जो है आपको लावा कैटेगरी का मिले। उसमें कुछ % थुर्री मिलेगी, कुछ मुर्रा मिलेगा, कुछ लावा मिलेगा। हाँ, लेकिन इसकी जो अमाउंट है, इसकी मात्रा आप अगर सावधानी रखेंगे तो कम की जा सकती है। मतलब थुर्री कम हो, लावा ज़्यादा हो तो किसान को मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। जी। डॉक्टर गिरीश कुमार झा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर गिरीश कुमार जी,
अब अगर हम बात करें पैकेजिंग की, मखाना उत्पादन हो गया, फसल कटाई कर ली, अब हम बात करते हैं उसकी पैकेजिंग को लेकर और उसकी प्राइसिंग को लेकर। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसान भाइयों की कमाई को बेहतर करने में के लिए, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पैकेजिंग किस प्रकार से हो, प्राइसिंग किस हिसाब से हो, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, जो किसान की आमदनी है वो दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर कितना प्रोडक्टिविटी, कितना आपका यील्ड हुआ, अगर ज़्यादा यील्ड होगा तो नेचुरली ज़्यादा मुनाफा होगा, और साथ साथ कैसा प्राइस आपको मिला। अगर प्राइस ज़्यादा यील्ड भी हो गया, अगर प्राइस अच्छा नहीं मिला तो मुनाफा नहीं होगा। तो यील्ड के लिए जैसे कि हमने कहा कि एक आपको अप्रोप्रिएट पैकेज एंड प्रैक्टिसेज जो कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान के द्वारा आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जब भी कोई किसान, मैं यही कहूँगा कि अगर किसान शुरू करना चाहता है इस तरह का बिजनेस, कोई भी नया आदमी जब अगर प्रोडक्शन शेड में आना चाहता है तो पहले वो प्रशिक्षण ले ले। और बहुत जगह है जहाँ के, जैसे कि मैंने अभी बताया, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान में प्रशिक्षण ले लें और प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का। तो एक तो हुआ कि आप अच्छी प्रजाति लगाएं, अच्छे से पैकेज एंड प्रैक्टिसेस करें तो आपको अच्छी यील्ड। उसके बाद यील्ड करने के बाद जो दूसरी बात है कि हम प्रोसेसिंग की प्रसंस्करण की, उसके जो सारे स्टेज हैं, जैसा कि अभी पहले बताया गया कि आप ठीक से सीड को कलेक्ट करने के बाद क्लीनिंग करें, क्लीनिंग के बाद हर एक सीड को जो है हर एक साइज के हिसाब से ग्रेडिंग करें। क्योंकि ग्रेडिंग अगर सही होगा तभी जो है यूनिफॉर्म हीटिंग होगा रोस्टिंग के टाइम में, और वो प्रोसेसिंग की इफिशियंसी को बढ़ाएगा। उसके बाद जो मॉइस्चर्स का टाइम का रोस्ट, जब भी हम जो है प्री हीटिंग करते हैं या प्राइमरी रोस्टिंग करते हैं, फिर जब हम पॉपिंग करते हैं, फिर पॉपिंग करने के बाद भी पॉपिंग का भी ग्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत चूजी हो गए। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई अच्छा पैसा देना चाहता है तो नेचुरली अच्छा क्वालिटी, तो पॉपिंग के साइज के हिसाब से कि वो 4 सूता का फंस, उस हिसाब से आप पॉप्स को भी पहले ग्रेडिंग कर लें और ग्रेडिंग के बाद फिर पैकेजिंग करें। आजकल एक से एक जो है मशीनें आ गई हैं पैकेजिंग के लिए। मैंने पहले भी बताया कि ICAR की सीपेट इंस्टीट्यूट है लुधियाना में, जहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और मूल्य तभी आपको मिलेगा जब रॉ आइटम्स को जितना आप मूल्य संवर्धन करें। मूल्य संवर्धन, जैसे मैंने कहा कि अभी एक छोटी सी चीज़ें हैं कि आप उसमें तरह तरह के फ्लेवर मिला सकते हैं। दूसरी चीज़ें हम जो है कि अगर आपका पॉप्स है तो उसका वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होता है, आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप जो है मखाना खीर पाउडर बना दें, मखाना खीर के रूप में हो जाएगा। जो आपको थुर्री मिल जाती है उस थुर्री को भी आप जो मल्टीग्रेन्स जो हम मखाना पफ्स बोलते हैं, जिसमें और भी ग्रेन्स मिला के हम कभी कभी उस थुर्री का यूज करके आप पास्ता बना सकते हैं। तो इस तरह के मखाना का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि यूज नहीं होता। आपको किसी न किसी तरह के मूल्य संवर्धन और इस सब चीज़ों में आपको टेक्निकल हेल्प लेना पड़ेगा। और इसी कंटेक्स्ट में जैसा कि मैंने पहले बोला था, जो निफ्टम जो इंस्टीट्यूट आएगा वो ये सब चीज़ों पर काम करेगा। क्यों? और वो इस चीज़ों किसानों को प्रशिक्षण देगा, किसानों को या एंटरप्रेन्योरशिप को प्रशिक्षण देगा कि आप किस तरह से मूल्य संवर्धन करें। और एक मुनाफा, अच्छा आमदनी का एक स्रोत ये भी है कि आप अपने मार्केट को, अगर आप जो है डायरेक्ट जो है आप डिस्टेंट मार्केट में लेके जाएं। एक तो हमने ये भी बोला कि आप कलेक्टिवाइज, आप ग्रुप में रहें सो दैट कि आपके प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे, वो होमोजीनियस होंगे, तो आप प्राइस डिक्टेट कर सकते हैं। प्लस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अब जो मखाना है, मखाना अब खास करके अपने औषधि गुण के कारण और खास करके पौष्टिक आहार के कारण ये जो है एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में बहुत ही पॉपुलर हो गया। डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हाल में ही जो है लोगों ने यहाँ तक कहा कि इसका जो है मार्केट साइज जो है 3,000 करोड़ का मार्केट साइज होने वाला। तो इस मार्केट साइज तभी होगा जब आप डिस्टेंट मार्केट में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, और अब जा भी रहे हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की तरफ लिंक करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो नेचुरली आपको अच्छी आमदनी होगी और लोग इस आमदनी का अब अनुभव ले रहे हैं। जी, तो तमाम बातें हैं और तमाम चीज़ें आपने बताई टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स की अगर हम बात करें, तमाम एक्सपोर्ट्स को लेकर और बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। लेकिन डॉक्टर सतीश कुमार यादव जी का रुख करें। डॉक्टर सतीश कुमार जी, ये तमाम चीज़ें हैं भी और होती भी आ रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। इसके इर्द गिर्द अगर हम बात करें, फिर भी क्या चुनौतियां आप देखते हैं कि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिसको पार पाना बहुत ज़रूरी है? क्या प्रकार की वो चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? सबसे पहली और बड़ी चुनौती है कि मखाना के बीज को पानी से बाहर निकालना। जैसा कि मैंने पहले बताया, मखाना के पत्तों पे और उसके तना भाग में ढेर सारे कांटे होते हैं और जो किसान बाहर उसमें घुसते हैं पानी में तो कमर तक और गले तक अंदर जाके और कभी कभी तो डूब के भी उसके अंदर
फिर वो बीज को बाहर निकालते हैं जी। तो ऐसी मशीनें बने जो मखाना के बीज को बाहर निकाल सके, क्योंकि जब मखाना का जो फल होता है जो ब्लास्ट होता है उसकी सिचुएशन होती है कि सारा बीज बिखर के बाहर आ जाता है जी। और पानी में वो तैरता है। उस वक्त तक हम उस मखाना के बीज को नहीं निकाल सकते। फिर जब वो नीचे बैठ जाता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद, फिर एक बड़ा सा बांस का डंडा लेके उन सारे पत्तों को एक तरफ सरकाया जाता है, फिर बीच में चलने की जगह बनाई जाती है जी। तब उस बीज को बाहर निकाल के टोकरियों में लाद के बाहर पानी से लेके आते हैं किसान। तो ऐसी एक मशीन बने जिससे कि उसको हम इजीली निकाल सके। दूसरा है कि उस जो गुर्री बोलते हैं इसको, उससे जो लावा में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स कि इसका छिलका उतार के और जो सफ़ेद रंग का हम खाते हैं, वो सिचुएशन आने के लिए भी मशीनें बनी भी हैं। लुधियाना से भी तैयारी है और ये साबौर विश्वविद्यालय ने भी एक मशीन लगाई है। लेकिन जो ज़्यादा मैक्सिमम काम उसका 70-80% काम अभी तक हाथ से ही हो रहा है, जैसा कि आपके वीडियो में दिखाया जा रहा है। मैं खुद भी वहाँ रह कर आया हूँ, देख कर आया हूँ। उसमें 7-8 आदमी या बच्चे काम करते हैं लगातार, उसको मखाने को गर्म करते हैं एक मिनट के लिए और लास्ट में जाके उसे ब्लास्ट करते हैं। तब जाके उसके अंदर इतना वैक्यूम क्रिएट होता है, इतनी गैस बनती है कि वो ब्लास्ट होके उसका जो काले रंग का छिलका अलग होता है और सफ़ेद मिलता है। अब वो हाथ की तो उसमें महारत हासिल हो गई, वो तो स्किल्ड पर्सन उन्होंने अपनी स्किल डेवलप कर ली। वैसा ही मशीन भी बने और उसको उस परफेक्शन तक काम करे जिस परफेक्शन से हमें वो उत्तम क्वालिटी का सबसे बढ़िया गुणवत्ता वाला मखाना खाने के लिए प्राप्त हो। क्योंकि वो उत्तम वाला प्राप्त होगा तभी उसकी डिमांड होगी और तभी उसका आय में वृद्धि होगी किसान की। अब किसान और कंज्यूमर के बीच में एंटरप्रेन्योर्स हैं या उद्यमी हैं या बिजनेसमैन हैं, जो भी एक परिपाटी है, वो सब कभी कभी दुखदायी भी होते हैं, लेकिन वो उनके लिए सुखदायी भी होते हैं कि किसान के मखाना को कंज्यूमर लेवल तक पहुंचाने के लिए उसकी पैकेजिंग में, उसके प्रसंस्करण में मदद करते हैं जी। क्योंकि सीधा मखाना खाने लायक किसी के लिए भी नहीं है, या उसको पॉप अप भी करवा दें, उसको सफ़ेद उसमें से लावा निकाल भी दें तो भी बहुत सारी जगह पे उस पर काले रंग का कुछ छिलका रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर प्रेफरेंस नहीं हो पाती है। बीच में जब उद्यमी आते हैं तो वो खेती तो नहीं कर पाते, लेकिन वो उसको खेती के बाद के मिले प्रोड्यूस को, उस उपज को एक बहुत ही बढ़िया ढंग से प्लेटेबल बनाते हैं। उसमें पैकेजिंग भी आ गई। अगर सीधा एक ऐसे खुले में किसी को देंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन बढ़िया से रैपर में डाल के उस पर कंपनी का नाम लिख के थोड़ा रंग रोगन करके उसी को बोलते हैं जो दिखेगा वो बिकेगा। मीन्स कि कंज्यूमर के मार्केट में कंज्यूमर्स की आंखों में जो चीज़ अट्रैक्ट होगी तो वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी और उसका दाम भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जी। तो तमाम चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को पार भी पाएंगे समय के साथ साथ, जिस हम यहाँ तक पहुँचे भी हैं और तमाम अनुसंधान भी किए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अंतिम सवाल इस कार्यक्रम का मैं आपसे पूछना चाहूँगा सतीश कुमार जी। सतीश जी, जिस तरीके से हम फसलों को देखते हैं, उत्पादन को देखते हैं, तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, तमाम बोर्ड का गठन भी किया जाता है, जो आपने समस्याएं बताई, चुनौतियाँ बताई, क्योंकि उसमें कंटीले होते हैं और तालाब में किसान भाई उतरते हैं तो कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। क्या आपको लगता है कि जो इससे जुड़े हुए किसान हैं उनके बीमा को लेकर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, या बीमा की कोई व्यवस्थाएं हैं सरकार द्वारा, और फसल बीमा को लेकर इसमें क्या देखते हैं आप? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया आपने ध्यान दिलाया। फसल बीमा तो हम सुनते आए, फसल बीमा के साथ साथ मखाना में काम करने वाले किसानों का जीवन बीमा भी इसी परिपाटी में कवर कर लिया जाए तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। क्योंकि उस मखाना के बीज को पानी से निकालना बहुत ही जोखिम भरा काम है। बिल्कुल। और पानी में कोई जाएगा तो बहुत सारा सूट वूट पहन के जाएगा नहीं। बिल्कुल। वो एक लंगोट पहन के और बिना जूते चप्पल के पानी में उतरते हैं। अगर जो भी मखाना उत्पादक संघ है या किसान है या मखाना में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि पानी में उतरने वाला किसान किन परिस्थितियों का, किन दुखदायी परिस्थितियों का सामना करता है। तो अगर बीमा का बीच में आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है जी। डॉक्टर राजीव शर्मा जी, आपसे अब आपका रुख करते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट, बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है, तो आप थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा। ऐसा है, देखिए, मखाना की खेती के लिए सबसे समस्या बड़ी है अगर मखाना का बीज निकलेगा उसका लावा बनाना। दूसरी बात जो है पानी, और किसानों को अच्छी तकनीक उपलब्ध कराई जाए, समय से कराई जाए, और गवर्नमेंट विशेषकर बिहार सरकार और भारत सरकार मखाना की खेती, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप पर सब्सिडी दी जाती है, हालांकि कुछ सब्सिडी है 13,000 पर हेक्टर पौंड पे है और 16,000 खेत में है, लेकिन अगर इसकी सब्सिडी बढ़ाई जाए तो किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो खेती ज़्यादा करेंगे। रही बात अभी इंश्योरेंस की, डॉक्टर साहब बता रहे थे, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि खेत में कीड़े कांटे, सांप बिच्छू सब होते हैं। बिल्कुल। और किसान जो मखाना का जो बीज निकालता है वो करीब 5 घंटे सुबह
8 बजे से लेके 2 बजे तक, जब तक पानी गर्म नहीं हो जाता तब तक वो मखाना के पानी में बैठा रहता है और मखाना का बीज निकालता रहता है। जी, तो उसकी सेहत के लिए जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है। जी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है और हमारे देश के जो किसान हैं वो दिन रात एक कर अपनी मेहनत से, कड़ी धूप में और इन तमाम चीज़ों से निपटारा कर हमारे देश की फसलें उगाते हैं, हमारे भविष्य की फसलें उगाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन किसानों का भी ध्यान रखा जाए और उनकी जो उपज है इनका सही मूल्य भी इनको मिले। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और मखाने की खेती में जो अपार संभावनाएं उसको साझा किया। डॉक्टर गिरीश कुमार झा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सतीश कुमार यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे आपने किसानों तक पहुंचाई है। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव हम तक पहुंचाना है तो आपको पता आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फ़ोन करके अपने सवाल, अपने सुझाव भी दर्ज करा सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800113060, जो कि सोमवार से सुबह 6 बजे से लेकर शनिवार के रात 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। तो इन नंबरों का इस्तेमाल कीजिए, इन ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिए, अपने सुझाव और विचार हम तक पहुंचाइए। हम इसी तरीके के तमाम जानकारियां, तमाम ऐसे विषय आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप इन तमाम जानकारियों का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें, हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। इसके अलावा इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं, कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम कई और लोगों तक पहुंचे, तो आप हमारे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी विचार विमर्श के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी, कहीं पर भी, कितने लोग साथ बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे आज ही के दिन इसी समय इसी चैनल पर नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वो